हमें ये था कि शारदा के बाद है केल तक रोड टूटा ही है, मगर ये बड़ा बेहतरीन नया रोड बन गया है। और पूरे कश्मीर में यही एक जगह है जहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग नजर आता है। सिर्फ एक छोटा सा इश्यू है, यहाँ रास्ता नहीं ठीक है, मगर ऐसे बता के आपको मैं समझा नहीं सकूंगा, तो आप लोग ये खुद देख लें। केल से पहले ना ये एक जगह आती है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत गहरा पानी है यहाँ पे। अच्छा जी, आपको मेरे पीछे ये बड़ा खूबसूरत सा दरिया नजर आ रहा होगा और पीछे वो सारे में हट वगैरह बने हुए और बड़ा सुकून सा ये माहौल है। मगर एक इसमें ट्विस्ट है बहुत बड़ा, और वो ये है कि ये सामने सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्योंकि मैं इस वक्त एंटर होने लगा हूँ केरन में, जो कि नीलम वैली का सबसे मशहूर पॉइंट है। और अगर आप भी नीलम वैली आने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको नीलम वैली में केल तक रोड कंडीशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि अब गाड़ियां जाती है केल तक। तो अगर आपने गाड़ी पे आना है और केल तक जाना है, रोड कंडीशन का नहीं पता, होटल्स का नहीं पता, तो ये वीडियो देख ले, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड में मैंने ना जितने भी आने वाले टूरिस्टों के लिए एक मैसेज दिया है, तो वो लाजमी सुन लेगा। इस्लामाबाद से नीलम वैली का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है और रूट भी बहुत सिंपल सा है। इस्लामाबाद मोटरवे आपने उतर के अपना रुक करना बाराकूब बाईपास की तरफ, और बाराकूब बाईपास से फिर आपने मरी एक्सप्रेसवे को हाला ब्रिज से तो आगे एंटर हो जाना मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद पहुंचकर मजीद 1-1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद आप नीलम झेलम डैम वाली साइड से नीलम वैली में एंटर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इस दफा नारायण से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा रूट बन रहा था वो था नारायण से कागान, कागान से बालाकोट, और बालाकोट पहुंच के फिर हमने यहाँ से BCM चौक से लेफ्ट मुड़ जाना था गड़ी हबीबुल्ला की तरफ। और गड़ी हबीबुल्ला वाली साइड से फिर हम आगे जाके एंटर हो जाते हैं कश्मीर में। इस रास्ते पे जैसे ही आप चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो लोहार गली के पास रास्ता थोड़ा सा खराब आता है, मगर इतना ज्यादा पैच नहीं है, 300-400 मीटर का ये पैच है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रोड खराब है, बाकी फिर मुजफ्फराबाद तक जो रोड है ये बहुत अच्छा एस्फाल्ट रोड हो जाता है। और जिस दिन हम यहाँ पे आ रहे थे उस दिन हमारे पहुंचते पहुंचते तक यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वगैरह था वो सब खत्म हो गया था। रोड हमें नीलम वैली तक जो था वो क्लियर मिला था। बाकी नीलम वैली एंटर होने से पहले एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया जिसे धानी वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉशरूम्स और जो रिफ्रेशमेंट है उसकी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। बाकी वाटरफॉल कैसी है वो आप खुद देख ले। हमें धनी वाटरफॉल के पास ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि जो अगला पॉइंट आने वाला है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है, मगर वो मिस ना हो जाए। और उस पॉइंट का नाम है तीतवल चलियाना LOC पॉइंट। आप जैसे नीलम वैली में एंटर होंगे तो सबसे पहले जो टूरिस्ट स्पॉट आता है वो यही है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इस दफा नीलम आए तो यहाँ पे लाजमी रुकेगा। यहाँ रुकने की खास बात यह कि यहाँ पे आपको वाज़ेह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो नजर आता है। उस साइड पे तीतवाल है, इस साइड पे चलियाना है, और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। और पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ भी आपको वॉशरूम्स और रेस्टोरेंट की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। खैर अब वापिस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये ब्रिज याद कर ले, ये नीलम झेलम डैम के ऊपर बना हुआ है, और ये ब्रिज आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो नीलम वैली में एंटर हो जाते हैं। और एंटर होते ही आपका जो मोबाइलिंग और जैस वगैरह ये सब नेटवर्क जो है बंद हो जाते हैं। नीलम वैली में सिर्फ एस्कॉम और यूफोन चलता है। यूफोन पे इंटरनेट नहीं चलता, सिर्फ फोन होता है। इंटरनेट जो है वो एस्कॉम पे चलता है। एस्कॉम की सिम लेना यहाँ पे बहुत ईजी है। आपके पास आपको ओरिजिनल CNSE होना चाहिए, और आप किसी भी मोबाइल शॉप पे अपना थंब लगा के तो एस्कॉम की सिम ले सकते हो। इसके पैकेजेस भी बहुत ज्यादा मुनासिब है, और अब एस्कॉम की जो स्पीड है वो भी नीलम वैली में बहुत बेहतर हो गई है पहले की निस्बत। बाकी नीलम वैली की रोड कंडीशन की बात करें तो डैम के पास तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का पैच आता है जो टूटा हुआ है, मगर इतना मसला नहीं है, गाड़ियां वाड़ियां आती हैं। बाकी डैम खत्म होते ही फिर एसफाल्ट रोड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे डैम खत्म होता है तो थोड़ा सा सफर करने के बाद एक चेक पोस्ट आती है, और वहाँ पे आपके पास आपको ओरिजिनल CNSE होना चाहिए। गाड़ी में जितने भी अडल्ट है सबके CNSE जो है वो स्कैन होते हैं। बाकी रोड कंडीशन जहाँ से खराब होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि कहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की एहतियात करनी है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 9:13, और वो चेक पोस्ट के बाद मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं, क्योंकि वैसे ही अंधेरा हो गया था। और वहां से तकरीबन कुंडलशाही तक जो रोड है ना वो बेहतरीन है, एसफाल्ट रोड है, और आप किसी भी गाड़ी पे बड़े मजे से आ सकते हैं। असल जो रोड है ना वो आगे से खराब होता है, तो मैंने सोचा वो फिर आपको सुबह भी दिखाऊंगा। अब इस वक्त मैं तकरीबन कुट्टन में हूँ। ये कुंडलशाही मेन बाजार से ऊपर रास्ता है कुट्टन जगरा वाली साइड पे। बाकी रूम यहाँ भी हमारा हर दफा की तरह फिक्स होता है नारायण की तरह, तो अगली बात आप समझ जाए कि हमने यहाँ पे कोई भी रूम के लिए पे नहीं किया। लेकिन नॉर्मली जो रूम है ना यहाँ पे वो 3,3500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा रूम जिसमें गर्म पानी की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल होगी। उसके अलावा यहाँ पे काफी सारे रिजॉर्ट और इस तरह के जो होटल है ना वो बने हुए हैं, और यहाँ पे बहुत फेमस वो जगरान रिजॉर्ट जो है वो भी इससे थोड़ा सा आ गई है, तकरीबन ये कुट्टन विलेज से तकरीबन 7-8-10 किलोमीटर आ गई है वो। बाकी अगर आप मेरी वीडियो काफी टाइम से देख रहे हैं तो मेरी ये जो कुट्टन है ना ये सेकंड मोस्ट फेवरेट जगह है, और उसके पीछे रीजन ये है, एक तो यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत बेहतर होता है। अभी भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो सर्दी है यहाँ पे वो बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ पे, क्योंकि दरिया के बिल्कुल साथ है। उसके अलावा यहाँ पे कुंडलशाही वाटरफॉल भी है, ये वाली वाटरफॉल है। तो इंशाल्लाह जो यहाँ से कुंडलशाही से जो कुट्टन वाला रास्ता है कि आपकी गाड़ी किसरा लानी है, उसके अलावा कुंडलशाही वाटरफॉल
वाटरफॉल, फिर आगे जो रास्ता है अकेल तक जो बारिश के बाद टूटा रास्ता शुरू होता है शारदा वाला, वो सारा इंशाल्लाह फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। मगर अभी मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा जो मेरी यहाँ की मोस्ट फेवरेट डिश है, जो हर दफा मैं यहाँ आके खाता हूँ। ये पुलाव है, ये तकरीबन जब भी मैं यहाँ कुटन आता हूँ तो यहाँ आके खाता हूँ। ये कश्मीरी पुलाव इसे कहते हैं और इसकी खास बात होती है कि है तो पुलाव पर इसका जो थोड़ा सा जायका ना बिरयानी जैसा होता है। उसके अलावा इसमें बादाम वगैरह डाले होते हैं, इससे गाजर डाली होती है, तो बड़ा मजा आ रहा होता है इसका। बाकी मैं अब आपको सुबह मिलता हूँ। अच्छा जी, टाइम हो रहा है इस वक्त 9:35 और रात में इसकी बात कर रहा था। ये मेरे पीछे जो है ये सारी है कुंडल शाही वाटरफॉल। उस साल पहले कश्मीर में एक हादसा हुआ था, एक ब्रिज टूटा था और कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसमें डूब गए थे। वो यही ब्रिज था, ये वाला नहीं, ये ब्रिज उसकी जगह लगा है नया। बाकी होटल्स कुंडल शाही वाटरफॉल पर भी बने हुए हैं और आप यहाँ पे रात को रुक भी सकते हैं अगर दरिया के शोर से डर नहीं लगता तो। लेकिन मैं अभी भी कुटन को प्रीफर करूंगा। बाकी टूर ऑपरेटर्स के साथ जो आवाम घूमने आती है ना, उनका एक स्टे कुटन जागरण लाजमी होता है। बेशक वो आते हुए रुके या जाते हुए रुके, एक स्टे वो लोग यहाँ पे लाजमी करती है। मगर एज ए इंडिविजुअल ट्रैवलर यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अंडररेटेड जगह है कश्मीर की। लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है। सिर्फ एक छोटा सा इशू है, कुंडल शाही से जब आप मेन बाजार से ऊपर आते ना या कुंडल शाही वाटरफॉल के लिए, तो रास्ता इसका थोड़ा सा खराब है कुटन विलेज तक। मगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप लोग खुद ये रास्ता देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे कुंडल शाही वाटरफॉल से ऊपर कुटन विलेज तक तकरीबन 3.6 किलोमीटर का ट्रेवल बनता है और कुटन विलेज से आगे जागरान तक तकरीबन 6-7 किलोमीटर है। रोड कंडीशन कुटन के बाद बेहतर हो जाती है, लेकिन कुट्टा तक रोड की हालत थोड़ी खराब है, जिस वजह से अक्सर लोग कुंडल शाही वाटरफॉल से होकर वापस चले जाते हैं। आगे बहुत कम लोग आते हैं, अगर रोड अच्छी होती तो बहुत ज्यादा टूरिज्म इधर भी आता। नीचे कुंडल शाही मेन बाजार से मुड़ते ही ये इतनी ज्यादा चढ़ाई आ जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और वाटरफॉल देख के आगे आने का इरादा ही कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी, कुंडल शाही के बाद जो मेन टाउन आता है ना, वही अठमुकाम का है और आपको यहाँ भी हर एक जरूरत की चीज जो है वो मिल जाती है। तो हम यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं आगे केल के लिए। मगर हम सीधा केल नहीं जाएंगे, केल से पहले भी काफी सारे टूरिस्ट पॉइंट आते हैं जो अपनी कार पे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मेरा हाथ पता लगा था कि द्वारिया के बाद थोड़ी सी रोड कंडीशन ना खराब हो गई इस दफा, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस तरह केल तक आपकी गाड़ी जाएगी, तो किस तरह एहतियात से लेके जानी है या रोड कंडीशन कैसी हो, सारा मैं आपको आगे बता दूं। बाकी अपना सब शुरू करते हैं आगे के लिए। अठमुकाम के बाद केरन आता है, तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं अठमुकाम से केरन तक। 26-27 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। रोड कंडीशन की बात करें तो केरन तक बड़ा बेहतरीन एसफॉल्ट रोड है, बीच में 2-4 पैचेस आते हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो खराब हुए हैं। बाकी केरन तक जो रोड वो अच्छा एसफॉल्ट बना हुआ है। अभी जब हम सर्दियों में आए थे तो ये केरन मेन आने से पहले एक रास्ता दरिया पे उतर रहा होता है, तो हमने तब भी जाना था, मगर तब हम बर्फ की वजह से जा नहीं सके, तो इस दफा हमने गाड़ी नीचे उतार ली है अपनी और दरिया के पास जाके हम बिल्कुल ही हैरान हो गए। लेकिन एक छोटा सा इशू है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कार्स नहीं आ सकती। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कार्स आ नहीं सकती तो मैं यहाँ पे क्या लेने आया हूँ, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि आपको सामने बड़ा पीसफुल सा माहौल नजर आ रहा होगा। ये सामने कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और ये सामने सारे लोग चल रहे हैं, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि दरिया के उस वक्त सारा इंडियन ऑक्यूपाइड केरन है। ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये सारे वहाँ उस साइड के केरन के, जो इंडियन ऑक्यूपाइड केरन है वहाँ के। क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल एलओसी पे खड़ा हूँ। ये जो मेरे पीछे दरिया है यही यहाँ पे एलओसी है और अभी हम एक बाबा जी मिले थे। सही यानी पहले साल उन्होंने ये ओपन किया था एरिया। ठीक। इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ना इंडिया फ्लैग लगाने की इजाजत नहीं थी उस साइड वालों को भी। यहाँ पे हमारे इस साइड पे हमारा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का फ्लैग भी लगा हुआ है। तो अब चलते हैं, मैं आपको वो जाके दिखाता हूँ। इन फ्लैग्स की मैं पीछे बात कर रहा था। यहाँ पे हमारे 2 फ्लैग लगे हैं जो अभी छोटे हैं, क्योंकि इंडिया ने ना बहुत बड़ा फ्लैग सामने लगा दिया था, तो वो लास्ट ईयर उसने लगाया। तो हमारा भी यहाँ पे पॉइंट बन रहा है जहाँ पे हमारा बड़ा फ्लैग लगेगा। फिलहाल हमारे यहाँ पे 2 छोटे से फ्लैग लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे सामने वो आप हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है और इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। अभी इंडियन फ्लैग जो है ना उसमें हवा नहीं चल रही, तो इसलिए उसका इतना पता नहीं लग रहा। मगर मैं अभी फरवरी में आया था जब बर्फ पड़ी हुई थी, तो तब मैंने थोड़ा सा पीछे से देखा था। मुझे तब इस जगह का नहीं पता था, ये तो कुदरती इस दफा इस जगह का मुझे पता लग गया है, क्योंकि पिछली दफा ना मैंने वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई थी। ये वैली ट्रैकर्स होटल है, उसकी बैक साइड है यहाँ पे। बाकी यहाँ आने के बाद मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि केरन में मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट जो है ना ये बन गया। और अगली दफा इंशाल्लाह जब भी मैं कश्मीर है ना तो यहाँ पे मैं लाजमी आऊंगा। बाकी आप लोगों ने भी तो अब यहाँ पे आना है, तो इसकी निशानी सिंपल सी आप ये लगा ले कि आपने जब केरन में आना ना तो आपने किसी से भी पूछ लेना कि वैली ट्रैकर किधर है। उसकी बैक साइड पे भी नजर आता है वो वैली ट्रैकर। इसकी बैक साइड से आपने यहाँ से ऐसे नीचे उतरना और इसकी बैक साइड पे वो सारा है। ये वैली ट्रैकर जो है ना ये याद रख लेगा। या फिर किसी से पूछ लेगा कि यार वो पॉइंट कहाँ पे जहाँ पे वो इंडिया फ्लैग नया लगे और हमारे पाकिस्तानी फ्लैग लगे और छोटा सा पॉइंट है
दरिया के उस तरफ उनकी पॉपुलेशन नजर आती है। इस तरह का किसी भी लोगों से पूछेंगे तो वो आपको इजीली इस जगह पे जो है भेज देगा। बाकी केरन में ना एक और पॉइंट भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और वो पॉइंट है अपर नीलम, और वो आपको मेरी बैक पे नजर आ रहा होगा। अपर नीलम जो है ये ऊपर है, ये ऊंचा पॉइंट, और यहाँ पे इजीली आपकी गाड़ी चली जाती है। तो हम करने ये लगे हैं कि मैं आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है ऊपर आपके पास। तो अब चलते हैं अपर नीलम की तरफ। एक और बात, जो केरन एंटर होती है मेन चेक पोस्ट आती है ना, ये पॉइंट बिल्कुल उससे थोड़ा सा पीछे ही है। इस पॉइंट से थोड़ा सा आप आगे जाए तो केरन की मेन चेक पोस्ट आ जाती है, और इस चेक पोस्ट पे भी वही सीन है, आपकी गाड़ी में जितने भी अडल्ट है सबके ओरिजिनल CNIC यहाँ पे स्कैन होते हैं। तो जो आपका CNIC है वो कंपलसरी है यहाँ से आगे जाने के लिए। और ये जो है ना, अभी ये सीधा रास्ता जो है ये आगे जा रहा है शारदा केल, और ये अपर नीलम ये रास्ता जाता है। यहाँ से तकरीबन ऊपर 2.5 किलोमीटर पे अपर नीलम आ जाता है, और केरन आने वाले मोस्टली जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे स्टे करना प्रीफर करते हैं। ये रोड तो बहुत अच्छा है, मगर ये समझे कि 2.5 किलोमीटर मुसलसल आपने ऊपर चढ़ना। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज्यादा चढ़ाई है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ख्याल रखेगा गाड़ी का। बाकी इसका लास्ट का जैसे किलोमीटर स्टार्ट होगा तो आपके दोनों साइड पे मुसलसल होटल जाते रहेंगे, और इसका जो डेड एंड है वहां तक रोड जो है जाते हुए थोड़ा सा लास्ट का जो सेक्शन है ना वो खराब हो जाता है, मगर इतना मसला नहीं है। गाड़ियां वाड़ियां हर किस्म की आप यहाँ पे ला सकते हैं, बड़ा इजी सीन है। अच्छा, ये पार्किंग के पास यहाँ ऊपर आके आपके पास जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, उसके अलावा एक व्यू पॉइंट है। पहले मैं आपको पार्क दिखाता हूँ, फिर उस व्यू पॉइंट पे चलते हैं। पार्क काफी अच्छा बना है, अगर आपसे छोटे बच्चे हैं ना तो उनके लिए काफी एक्टिविटी है। मैं तो बड़ा हो गया वरना यहाँ खेलता, तो काफी ग्रीनरी है यहाँ पे। उसके अलावा जो ये अपर नीलम है ना, ये नीचे केरन जो है ना वो इससे थोड़ा सा गर्म है, मगर जो अपर नीलम है ना ये अच्छी ठंडी जगह है, अच्छी ठंडी हवा है यहाँ पे चल रही है। और रात को भी यहाँ पे जो मौसम है ना वो केरन की निस्बत काफी ठंडा हो जाता है, और बहुत सारे होटल यहाँ पे बन गए जिसमें आपके पास मतलब कि अफोर्डेबल ऑप्शन भी और महंगे वाले भी, और खाना पीना जो है वो भी यहाँ पे काफी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेट भी चलता है, टेस्कॉम का फोन वैसे यूफोन का भी चल जाता है, और जगह बहुत सुकून वाली है। झूले देख के मेरा तो दिल कर रहा है कि झूले में चले जाए, पर अब उम्र नहीं रही। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी, अगर यहाँ ऊपर भी होटल्स, पार्क के पास भी होटल्स बने हुए हैं, तो अगर आपकी यहाँ होटल्स में बुकिंग होना तो आप अपनी गाड़ी वहाँ नीचे पार्किंग के बजाय यहाँ ऊपर तक, ऊपर होटल्स बने हैं वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। बाकी अब चलते हैं दूसरी जगह पे। और दूसरा पॉइंट ये है जी, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि जो आपको ये राइट हैंड पर रोड नजर आ रही है ये हमारी साइड का सारा केरन, और दरिया के उस तरफ जो ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड केरन है। बीच में जो ये दरिया है ये समझिए LOC पॉइंट है। ऊपर से मैं आपको इस व्यू का कह रहा था, अब ये दरिया के साथ साथ जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ना ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो साइड है ना ये वो है। और ये जो आपको सामने जगह नजर आ रही है वही जगह जहाँ मैंने नीचे खड़े होकर आपको सारा दरिया की उस तरफ आबादी दिखाई थी, और वहाँ खड़े होकर बताया था कि ये अपर नीलम व्यू पॉइंट है। जो ये वाला रोड है इस पे हम इस तरह ऊपर आए हैं, इस रोड पे सारी आपको गाड़ी भी नजर आ रही होगी आती हुई। बाकी ये था केरन वैली का चैप्टर। अब चलते हैं आगे केल की तरफ। केरन से केल का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 55-60 किलोमीटर ही बनता है, मगर उसे कंप्लीट करने में 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। बाकी केरन के बाद द्वारिया, और द्वारिया तक रोड कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है। एसफल्ट रोड बना हुआ है, बीच में एक आधा पैच आ जाए जो आ जाए, वरना ये जो रोड है बहुत अच्छा है। 1-2 वाटर क्रॉसिंग आती है द्वारिया से पहले भी, मगर इतना मसला नहीं है। थोड़ी सी एहतियात करनी है यहाँ पे गाड़ी की। लास्ट ईयर तक द्वारिया तक रास्ता बहुत बेहतर होता था, इस तरह के पैचेस भी आते थे, मगर इस साल बर्फ की वजह से ना थोड़ा सा रास्ता खराब हो गया, मगर इतना मसला नहीं है जितना आगे शुरू होता है। इसे द्वारिया 0 पर इसलिए कहते हैं कि जो ये रास्ता है ना ये आगे जाता है रत्ती गली के लिए, मगर अभी रत्ती गली का ट्रैक जो है वो बंद है। ये तकरीबन जुलाई-अगस्त में खुलता है, और जो ये सीधा रास्ता है ये जाता है आगे केल की तरफ। तो देखते हैं, पिछले साल तो ये रोड भी यहाँ से बहुत बेहतर था, देखते अब कैसा है। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 2 साल पहले जब हम ये ब्रिज जैसे क्रॉस करते ना तो रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता था। बिल्कुल एक कच्चा रोड था, मगर अब इस दफा ये बहुत बेहतर रोड हो गया। लास्ट ईयर भी ये बहुत बेहतर था, यहाँ से आगे जाके एक आधा पैच आता है, मगर ये है कि फिर भी ना एक्सेप्टेबल है, बहुत बेहतर रोड है। वरना ये सफर जो था ना ये आपको ना परेशान कर देता था। बाकी द्वारिया के बाद काफी सारे ब्रिजेस आते हैं, और कईयों पे तो अच्छा खासा शोर हो रहा होता है।
लेकिन आपने घबराना नहीं है। जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो ये सारे ब्रिज जो थे ये रिपेयर हो रहे थे, तो उम्मीद है जब तक आप लोग ट्रेवल करेंगे तब तक ये ब्रिजेस भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। बाकी द्वारिया से काफी ज्यादा सफर करने के बाद और शारदा से काफी देर पहले बेला मोहम्मद नाम की एक जगह आती है, वहां से ये रास्ता जो है दोबारा टूटा जो है शुरू हो जाता है। हम तो पहले परेशान हो गए थे अब इसी पे सफर करना है, मगर इस दफा हम हैरान हो गए ये देखे कि शारदा के बाद भी जो रोड है ना वो बहुत बेहतर बना दिया। लास्ट ईयर ये रोड शारदा के बाद वाला नहीं बना था, केल तक ही टूटा था, मगर इस दफा शारदा के बाद जो रोड था वो काफी बेहतर था, कदरे बेहतर था पिछले साल के निस्बत, तो सफर करना काफी आसान हो गया था। और शारदा में काफी सारे होटल भी बने हुए हैं, दरिया के ऊपर भी बने हुए हैं, दरिया के साइड पे भी बने हुए हैं, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। एक थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि जो ये शारदा ही है तो दरिया के साथ ही, मगर ये दिन में थोड़ा सा गर्म होता है केल की निस्बत। केल जो है रात को और दिन में काफी ठंडा हो जाता है, रात को तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, लेकिन दिन में भी शारदा की निस्बत केल में जो मौसम होता है कदरे प्लेजेंट होता है। बाकी शारदा के बाद केल से 10 किलोमीटर पहले केलसरी नाम का ये नाला आता है, ये वाटर क्रॉसिंग है। लास्ट ईयर तक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हालत खराब थी, एक स्लैब सा पड़ा था, सरिये निकले होते थे और काफी गहरी होती थी। अभी इतना मसला नहीं है, लेकिन दोपहर में यहाँ पे पानी थोड़ा सा तेज होता है, तो गाड़ी पे आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है, बाकी इजी सीन है। लास्ट ईयर इसके बाद ना रास्ता बहुत ज्यादा नैरो हो जाता था और सफर भी ना खत्म नहीं होता था तो 10 किलोमीटर ही, मगर ये ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना सा सफर है। लेकिन इस दफा ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैच आया, उसके बाद तकरीबन ये एसफाल्ट रोड जो था स्टार्ट हो गया था। तो अब आप समझे कि जो ये केल के लास्ट के 10 किलोमीटर ना इसमें भी तकरीबन 45% रोड जो है वो बन गया, 50% जो है अभी भी ऑफ रोड है। लेकिन इस 50% पे आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा केल जाते हुए, क्योंकि इसमें कई पैचेस आते हैं जहाँ पे ना सरिये निकले हुए हैं सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे आपने उतर के अच्छी तरह तसल्ली करके फिर गाड़ी गुजारनी है। बाकी इतना मसला नहीं है, इजी सीन है। केरन के बाद कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता, केरन के बाद आपको शारदा में पेट्रोल मिलता है और शारदा के बाद आपको केल में पेट्रोल मिलता है। तो इन केस अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा तो शारदा से एक दफा अच्छी तरह फ्यूल अप अपनी गाड़ी में करवा लेगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता रश हो तो केल में पेट्रोल मिले ना मिले, इसलिए अच्छा होता है कि शारदा से एक दफा फ्यूल अप करवा लेगा। बाकी बारिश में ना इस रोड पे मसला बनता होगा, क्योंकि कहीं कहीं जगह ना ये ग्रेवल टाइप का रोड आ जाता है, तो यहाँ पे जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां ना उनको थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि वो नीचे लग सकती हैं और फ्रंट व्हील गाड़ी भी लग सकती है। वो कहीं कहीं जगह छोटी छोटी चढ़ाइयाँ आती है, तो वहाँ पे अगर इसे ग्रेवल पड़ा हो तो टायर जो है घूमने लग पड़ता है, तो बारिश में जो है थोड़ा सा एहतियात एक्स्ट्रा करने की जरूरत है आपको। बाकी मौसम केल में काफी अच्छा होता है, लेकिन कपड़े आपने अपने साथ गर्मी वाले रखने और साथ में कुछ जैकेट या हुडी रख लेगा, क्योंकि दिन टाइम मौसम तो अच्छा होता है लेकिन गाड़ी में ना हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट भी ना कई दफा बहुत ज्यादा चुभती है, तो पतले कपड़े हो तो वो बेहतर रहता है। साथ ये कि सर्दी से बचने के लिए गर्म चादरें इस तरह की चीज रख लेगा। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 6:05। पहुंच तो यहाँ 5 बजे गए थे, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे में हमारे साथ जो जो हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँ ना करूँ, क्या करूँ, कर देता हूँ। एडिटिंग में देखूंगा क्या कर ले। अगर मैं कम से कम लफ्जों में कहूँ ना तो ये जो केल है ना ये भी आप समझे कि ऐसा ऐसा ना मरी बन गया है या बनने वाला है कुछ दिनों में। जिस होटल में आप रुक रहे हैं वहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ पे इस कीमत में रूम मिलता था पहले भी, अब बड़ा फर्क आया होगा तो 500,000 का आ गया होगा। एक तो जो पहले प्राइजेस थी उससे डबल प्राइजेस, उसके अलावा आगे से ये सुनने को मिल रहा है कि ले ले तो लो वरना कहीं और देख लो। ठीक है, आपने अपनी प्राइजेस बढ़ाई है, ठीक है, मगर एक तरीका होता है कि आप एक टूरिस्ट है उसको आपने किसी तरह कहना है तो एक तरीके से आप उसे कही तो ये इस तरह के आपने ले लिया तो लो वरना कहीं और देख लो। कह रही एक और जगह थोड़ा सा जो अरंकेल जाने से पहले जो ऊपर होटल ले जाते हैं वहाँ पे होटल है, तो ये हमें 2000 रुपये में यहाँ पे रूम मिल गया है और वाईफाई यहाँ पे चल रहा है, लाइट वाइट है यहाँ पे। बाकी ये केल का मैं यही बोलूंगा कि इसका जो हाल है ना, अब हर बंदा यहाँ पे टूरिस्ट गाइड है, हर बंदा ब्रोकर है। आप जैसे चेक पोस्ट से आगे जाएंगे तो आपको बात लग जाएगी रूम लेना है रंकेल जाना है, ताउबर जाना है, इस तरह लोग कर रहे हैं। हालांकि पहले इस तरह सीजन में नहीं लोग करते थे, आवाजें आपको नहीं इस तरह लगाते, तो एक तरह से ये हरास करना इसके कहते हैं। बाकी ये कि अब आपके साथ मैंने शेयर कर दिया सारा, आपने आना हो तो आप आ सकते हैं और रास्ते का मैंने आपको बता दिया। एक मेरे ज़हन में ये भी बात आ रही थी कि कहीं ये इस चीज़ का फायदा ना उठाते हो क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। अब जो बंदा हम तो जीप पे आए, जो बंदा गाड़ी पे आ रहा है उसकी केल तक आते हुए बस हो जाती है, जो रास्ता है पीछे शारदा के बाद। तो अगर उससे जब किसी से बच्चे उससे इतने पैसे मांगे तो वो दे देगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो वैसे ही थका होगा, उसका भी इतना टाइम नहीं होगा हम जितने कि वो आगे आके और होटल्स में देखे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा आपको कि अगर किसी ने आना है मेरी वीडियो देख के तो ये थोड़ी बात है ना थोड़ी सी ज़हन में रखे। बाकी ये मैंने इस वीडियो के एंड में मैं हमेशा देता हूँ कि आप ये वीडियो देख ले। इस वीडियो में मैंने देना था यहाँ केल जिस काम के लिए आते हैं उसके बाद जहाँ आगे जाते हैं, पर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा एहतजाजन, तो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ।